दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मोक्ष कहता है, अरे इन्होंने आपको ही तो पकड़ा था, मैं आपको ही तो बचा रहा था। युवान कहता है, ओह थैंक यू। फिर वो कहता है, लेकिन फूफू। मोक्ष कहता है, योर वेलकम फूफू। शिविका नर्वस हो जाती है और अनु को कुछ समझ नहीं आता। तभी आशी कहती, अनु आंटी आज मेरा बर्थडे है। सब मुझे विश करने की बजाय यहीं खड़े हैं। सभी लोग बारी बारी से आशी को मुबारकबाद देते हैं। करण कहता है, चलो अब अंदर आशी के लिए सरप्राइज है और आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो आप भी चलिए। अनु युवान की तरफ देखकर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। युवान को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, पर तभी वो करण की तरफ देखता है तो उसे करण मंद मंद हंसता दिखता है। करण फिर कहता, चले आशी, और करण आशी का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। सभी अंदर चलते हैं। करण और कुणाल सबको फार्म हाउस दिखाते हैं। 100 एकड़ में फैला वो फार्म हाउस बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। मेन गेट के साथ वाली दीवार पत्थरों से बनी थी, हर पत्थर जैसे कोई कहानी कह रहा हो। मेन गेट से अंदर के भवन तक बीचों बीच एक ग्रे रंग का वेलवेट कालीन बिछा हुआ था और इस कालीन के बीच में एक चबूतरा था जिस पर बहुत सुंदर फव्वारा था। उसके पानी का शोर मन को लुभा देने वाला था। दाई और कुछ कदम पर ही एक बगीचा था जिसके प्रवेश मार्ग एंट्रेंस को वेल से बनाया हुआ था। पूरा बगीचा कई तरह के सुंदर सुंदर फूलों से भरा था। बगीचे के बीचों बीच अलग अलग फूलों का एक समूह था जिसे एक गोलाकार चबूतरे पर बड़ी हुई खूबसूरत तीत से बनाया गया था। फूलों की खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। बगीचे के चारों ओर अलग अलग तरह के पौधे लगे थे। बगीचे में एक तरफ बैठने के लिए बेंच था जिसके पास एक फ्लावर बेड बना हुआ था और उसके सामने दूसरी और 2 आर्म कुर्सी थी जिसके बीच में एक लकड़ी की गोल मेज थी जिसके ठीक पीछे एक बड़ा पेड़ था और उस पर बने थे 3 बर्ड हाउस। सभी चीज़ों का बारीकी से रख रखाव किया गया था। रेशमा उस पेड़ को देखती है तो कहती, वाओ इट्स अमेजिंग, क्योंकि वो पेड़ फूलों से लबरेज था और उस पर काफ़ी सारी तितलियाँ घूम रही थी। कुणाल कहता है, पता है रेशमा जी, जब से बगीचा बनाया था तो बटलर ने हमें यहाँ पिंजरा लगाने के लिए कहा था, लेकिन डैड को पक्षियों को पिंजरे में कैद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें स्वच्छंद उड़ते पक्षी अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। ये फार्म हाउस हम दादू ने बनवाया था और जब शिवू पैदा हुई थी तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा था अब इस घर की रौनक आई है। तब से अब तक तो यहाँ काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। ये बगीचा तो बहुत बाद में बना है। करण इस पर बोलता है, हम तीनों जब छोटे थे तो यहाँ बहुत मस्ती करते थे। रेशमा जी, इस फार्म हाउस में ही कुणाल भाई की शादी हुई थी, इसलिए तो ये जगह इनकी फेवरेट है। शिविका उदास होकर कहती, और उस दिन के बाद मैं यहाँ आज आई हूँ। सुनिधि उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है शिविका गहरी सांस लेकर कहती है, आज हम सब यहाँ हैं तो भाई आगे चलें, अब या इसी बगीचे में रहना है। करण कहता है, चलिए। बगीचे के ठीक सामने यानी कालीन के बाईं तरफ भी 2 छोटे छोटे बगीचे थे जिसमें बेड और बड़ा झूला था। झूले को भी बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था और उसके पास ही था जलपरी का स्टैचू जो घड़ा पकड़े थी और उस घड़े से कृत्रिम पानी बह रहा था जो नीचे जाकर एक ताल के ऊपर के रूप में दिखाई दे रहा था। इसके पास पत्थरों का छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ था और उसी के पीछे थी एक गैराज। ये सब देखने के बाद वो लोग अंदर भवन में प्रवेश करते हैं जिसका एक बड़ा सा गेट था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, नौकर उस गेट को खोलता है। गेट के सामने बड़ा सा हॉल था। प्रकृति का ऐसा सुंदर नज़ारा इस फार्म हाउस में था और उस हॉल में पूरे भवन का दृश्य ऐसा लग रहा था मानो इंद्रलोक ही उतर कर आ गया हो। पौधों से सजाया हुआ था। हॉल बड़े
बड़े झूमर से निकलती रोशनी पूरे हॉल को जगमगा रही थी। हॉल में नीचे 4 कमरे, एक किचन और बीच में पानी का तालाब सा बना था, जिसमें लगे कमल के फूल सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। दोनों ओर सीढ़ियाँ जा रही थी। बड़े बड़े स्टैचू उन सीढ़ियों के पास थे। सीढ़ियों के बीच के सामने की दीवार पर था एक बड़ा एक्वेरियम। हॉल में बैलून की सजावट थी और एक बड़ा सा केक टेबल पर था, जिसके पास चेयर्स और सोफ़ा सेट था। आसी कहती, वाह, ये कितना सुंदर केक है। कुणाल कहता है, ये सब करण ने किया, वो यहाँ पहले ही आ गया था। करण बोलता है, नहीं, ये तो इन लोगों के सहयोग से हुआ है। वो वहाँ के स्टाफ से मिलाता है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और फिर करण कहता है, ये हैं जगमोहन, हम लोग इसे जिमी कहते हैं। इस फार्म हाउस की देखभाल की जिम्मेदारी इन्हीं की है। जिमी उन्हें अभिवादन करता है। उसके बाद आसी केक काटती है और सबको खिलाती है। सब उसे तोहफे देते हैं। आसी खुश होकर कहती है, वाह, ये मेरा बेस्ट बर्थडे है। थैंक यू करण अंकल, थैंक यू आप सबको। करण कहता है, अरे ऐसे कैसे, अभी तो असली सरप्राइज़ बाकी है। आसी पूछती है, सरप्राइज़? करण बोलता है, हाँ, पर ये सरप्राइज़ तुम्हारे और मोक्ष के लिए भी है। मोक्ष खुशी से उछलते हुए कहता है, सच चाचू? करण उनको कहता है, हाँ, चलो दिखाता हूँ। शिविका करण से कुना बोलती है, ये करण भाई को क्या हुआ? आज से पहले तो उन्हें किसी के लिए ऐसा कुछ करते नहीं देखा। कुणाल कहता है, वही तो मिजाज बदल गए हैं जनाब के, पता करना पड़ेगा। उधर रीमा रोने लगती है और कहती है, इसका मतलब मेरे पापा और मम्मी इस दुनिया में नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आकाश यूँ उसे रोते देख दुखी होता है और उसके पास आता है। आकाश उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करता है तो रीमा आकाश का हाथ झटक देती है और कहती, आप झूठे हो, आप गंदे हो, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी। रोते रोते रीमा आगे कहती है, आप जाओ यहाँ से। आकाश हैरानी से रीमा को देखता और कहता है, बेटा मेरी बात तो सुनो। रीमा कहती, मैंने कहा ना आपसे, आप जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप मेरे पापा नहीं हो। मेरे पापा तो। और रोने लगती है। आकाश अपना फ़ोन वहीं छोड़कर बाहर आता है। सोचता है, मुझे कुछ देर के लिए इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्या मैंने इसे बताने में सच में देर तो नहीं कर दी? उदास मन से वो बाहर के हॉल में आता है जहाँ शारदा जी बेचैनी से टहल रही थी। आकाश को यूं उदास देख वो उसके पास आती है। शारदा जी बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, तूने रीमा से बात कही? क्या कहा उसने? वो ठीक तो है ना? ना माँ। अरे तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है, कुछ तो बोल। आकाश अपनी माँ के गले लग कर रोने लगता है और कहता है, हाँ माँ, वो मैंने उसे सब बता दिया। माँ, शायद मैंने देर कर दी। मुझे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। शारदा जी कहते, पर बेटा उसने आसी से तो कहा। आकाश कहता है, माँ, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, पर जहाँ वो घटना बीतती है तो उसका दर्द असहनीय होता है। रीमा भी इस वक्त ऐसे ही दर्द से गुजर रही है। अपने माँ बाप को खो देने का दुख वो कैसे आसानी से छोड़ सकती है? वो बच्ची ही तो है। उस पर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है तो चोट भी तो लगेगी ही ना। शारदा जी बोलती है, पर फिर भी बेटा, हम उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं उसके पास जाती हूँ, उसे समझाती हूँ। आकाश कहता है, नहीं माँ, इस वक्त उसे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत गुस्से में है। ऐसे में आप उसके सामने गई तो कहीं उसका गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ ना जाए। शारदा जी बोलते हैं, पर बेटा। आकाश कहता है, माँ प्लीज़। युवान करण को देख कर सोचता है, क्या चल रहा है करण के मन में, पता नहीं क्या करने वाला है। इससे पहले की बात बिगड़े मुझे ही कुछ करना होगा। करण आसी और रीमा को एक बड़े कमरे में लेके जाता है जिसमें बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने थे। छोटे झूले, बॉल, कैरम बोर्ड और भी बहुत सारी मनोरंजन की चीज़ें थीं। आसी कहती, वाओ, बहुत मज़े आने वाले, थैंक यू अंकल। मोक्ष कहता है, थैंक यू करण चाचू। रेशमा मुस्कुरा देती है। अनु बोलती है, रेशमा, पता नहीं क्यों पर मुझे इस करण के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा है, जैसे किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। रेशमा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। करण जी वाकई में अच्छे हैं और युवान भी तो कितना कुछ बिन कहे कर देता है, और करण तो युवान का दोस्त है। दोनों दोस्त एक जैसे ही तो हैं।
अनु बोलती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। आशी और मोक्ष उसे कमरे में रुक जाते हैं और बाकी सब लोग हॉल में वापस आ जाते हैं। कुणाल सबको बताता है कि इस बिल्डिंग के पीछे हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी की व्यवस्था है, किसी को चलना है। रेशमा कहती है, नहीं हम थक गए, कुछ देर यहीं ठहरते हैं, फिर बच्चे भी अंदर हैं। करण कहता है, हाँ हम लोग यहीं रहकर कुछ खेल लेते हैं। जिमी ने करण के कहने पर हॉल के एक साइड में गद्दे बिछा दिए जिस पर वे सभी बैठ जाते हैं। शिविका बोलते, गेम क्या है करण भाई? करण कहता, गेम मुझे बताना है, आप लोग बताओ जो खेलना है। शिविका और कुणाल हंसने लगते हैं। शिविका बोलती है, भाई मुझे तो लगा कि आज के होस्ट आप हैं तो गेम भी आप ही डिसाइड करेंगे, और हंसने लगती है। करण झेप जाता है। फिर करण कहता है, शिवू कुछ ज़्यादा ही मजाक नहीं उड़ाती तो घर पर देखता हूँ तुझे मैं। शिविका बोलती है, मैं तो बस पूछ रही थी भाई। करण कुछ बोलने वाला था कि कुणाल कहता है, तुम लोगों का हो गया तो कुछ खेलें। शिविका कहती है, हाँ ठीक है। कुणाल कहता है, तो आज का हमारा गेम ये है, सबको कुछ चिट दिखाता है। ये चिट है, बारी बारी से एक जना एक चिट इस चिट को उठाएगा और उसमें जो लिखा होगा वो उसे करना होगा। कैसे करना है वो ये खुद तय कर सकता है। अनु, शिविका और करण ताली बजाकर कहते हैं, मंजूर। युवान कहता है, तुम लोग खेलो, मुझे कुछ काम है। ये कहकर उठने लगता है। शिविका को बहुत अजीब लगता है पर सुनिधि उसे कुछ भी कहने से रोक देती है। पहली चिट उठाने की बारी सुनिधि की होती। उसमें लिखा था, कोई ऐसा लम्हा जो दिल छू गया, और बजने लगी मन में धुन उस लम्हे का कोई गाना। सुनिधि शर्माने लगती है। उसे बीती रात की घटना याद आती है जब कुणाल ने करण के सामने अपने प्यार को स्वीकार किया था। उसके मन की हर गांठ खुलने लगी थी। शिविका उसे शरारत से इशारा करती है और कहती है, गाइए ना भाभी। सुनिधि गाती है, चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया, यही मेरी आंखों से देखो जरा। गहरा धुआं हटने लगा, कोहरे छटने लगे, देखो चारों तरफ फैला जन्नत सारा। शिविका कहती, वाओ भाभी। कुणाल गाने लगता है, सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। शिविका, कुणाल और रेशमा ताली बजाती हैं। सुनिधि अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। शिविका कहती है, भाभी। अनु सुनिधि को यूँ देख मुस्कुरा देती है। करण कहता है, चलो अब अगली बारी। शिविका कहती है, क्या बात है करण भाई, आज आप बड़े बेसब्र हो रहे हैं, चलिए अब आप ही उठा लीजिए चिट। करण उत्साहित होकर पर्ची उठाने वाला था कि शिविका पर्ची का डिब्बा उठा लेती है। शिविका बोलती है, ऐसे नहीं भाई, पहले आप ये बताएं कि आखिर बात क्या है। करण और शिविका के बीच मजाक में लड़ाई होने लगती है। इसे देख अनु वहाँ से उठ जाती है और उसके पर्स से कुछ गिर जाता जिस पर अनु का ध्यान नहीं जाता और वो पर्स वहीं छोड़कर बाहर आती है। बाहर इवान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अनु को वहाँ देख वो फ़ोन पर बाय बोलकर फ़ोन काटता है और अनु से कहता है, तुम यहाँ? अनु कहती, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या बात है युवान, तुम इस तरह किससे भाग रहे हो? युवान पूछता है, भाग नहीं तो मैं किसी से भाग नहीं रहा हूँ, बस वो मैं यहाँ। अनु कहती है, मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर कुछ तो बात है जिसकी वजह से तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। युवान कहता है, अवॉइड? मगर मैं शिविका को क्यों अवॉइड करूँगा? अनु बोलती है, पर मैंने तो शिविका का नाम नहीं लिया, फिर शिविका कहाँ से आ गई? युवान झेपते हुए कहता, नहीं वो दरअसल। युवान अपने एक हाथों को दूसरे से पकड़ता है। अनु मुस्कुराकर युवान के दोनों हाथ पकड़ के कहती, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम खुद कंफर्टेबल नहीं होते मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। पर आज सुबह जो भी हुआ उसके बाद मुझे लगता है शिविका ही नहीं बल्कि तुम भी शिविका को चाहते हो। रेशमा सोचती ये अनु कहाँ चली गई। तभी शिविका करण को गाना सुनाने के लिए कहती है, जिस पर करण मना कर देता है, मगर शिविका पीछे पड़ती है तो कुणाल और सुनिधि भी करण को गाने के लिए कहते हैं, मगर करण इनकार कर देता है। इस पर शिविका रेशमा से कहते, दी अब आप ही कहिए ना करण भाई को गाने के लिए। रेशमा चौंक कर कहती, मैं? करण मुस्कुरा कर रेशमा की तरफ देखता है और सोचता है, कहिए ना रेशमा जी, बस एक बार कह दीजिए। शिविका बोलती है, ओफो करण भाई अब नाटक मत कीजिए। रेशमा कहती है, रहने दो ना शिविका, अगर इनका मन नहीं है तो। और फिर गाना तो दिल से गाया जाता है, कोई जोर
ज़बरदस्ती से नहीं। शिविका चुप हो जाती है और उदास होती है कि करण सीटी बजाने लगता है और अपना गिटार निकालता है। शिविका मुस्कुरा देती है, फिर उठने का नाटक करती है कि करण उसके गाल खींचता है और शिविका कहती है क्या है। करण गाता है, सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। शिविका मुस्कुरा देती है और रेशमा भी शिविका को खुश देख मुस्कुराती है। करण अपना गिटार रेशमा के पास लाकर बजाता है और फिर गिटार रख कर रेशमा के पास गाने लगता है। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, मेरे दिल में आज क्या है, जो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। गाने के बीच बीच में वो कभी रेशमा को कभी शिविका को देख कर गाता, पर जब भी वो रेशमा को देखता तो रेशमा असहज हो जाती, पर फिर उसे शिविका के साथ यूँ गाते देख वो मुस्कुरा देती। करण गाने के बीच में ही खो जाता है और स्वप्न देखता है कि वो और रेशमा एक साथ इस गाने को गा रहे हैं और नाच रहे हैं, और सोचता है कि रेशमा इस गाने को गा रही है। आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या बता, बातों ही बातों में हुई मैं लापता। करण इतना खो जाता है कि वो खुद ही अकेला नाचने और झूमने लगता है। करण को ऐसे बदहवासी से नाचते देख कुणाल और शिविका एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर शिविका करण के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। करण रुक कर सबकी तरफ देखता है तो उसे सुनिधि और कुणाल हंसते हुए देखते हैं। करण वहाँ से भाग के बाहर आ जाता है। रेशमा अब भी अनु के बारे में सोचती है। अनु कहती, वैसे मैं सच में शिविका की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रही थी। युवान हैरानी से अनु की तरफ देखता है और पूछता है, किसकी? शिविका भी वहाँ आ जाती है। अनु बोलती है, करण की। रेशमा कहती, मैं जरा बच्चों को देखती हूँ। सुनिधि कहती, मैं भी चलती हूँ साथ, और बबीता केयर टेकर से कह देंगे खाना तैयार हो जाए तो बता देगी। कुणाल बोलता है, मैं ऊपर टेरेस पर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उधर युवान हकलाते हुए कहता है, करण। अनु कहती है, हाँ करण, करण तुम्हारा दोस्त है ना। शिविका साइड में होकर सोचती है युवान के पास क्या कर रही है और करण भाई के बारे में क्या बोल रही है। युवान कहता है, हाँ पर तुम क्या कहना चाह रही हो? अनु कहती है, नजरें चुराने से सच्चाई नहीं छुपती। मैं आज इन लोगों से पहली बार मिल रही हूँ और इसी मुलाकात में मैंने ये देख लिया कि करण तुम्हारा दोस्त है। हम यहाँ तुम्हारी दोस्ती की वजह से हैं। रेशमा कभी यहाँ नहीं आती अगर तुम्हारी बात ना होती, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम इन लोगों को सिर्फ जानते हो। करण किसी एंगल से तुम्हारा वो दोस्त नहीं लग रहा जिसके लिए हम सब यहाँ साथ हैं। शिविका आगे बढ़ने ही वाली थी। सोचती है कि इस अनु की बच्ची को मैं देखती हूँ कैसे भड़का रही है। ये यहाँ से जाना चाहती है तो जाए, किसने रोका है? पर तभी युवान के कहे शब्द उसे रोक लेते हैं। युवान हंसते हुए कहता, यार तुम्हें तो कोई जासूस या पुलिस में होना चाहिए। ये गोल गोल बात क्या घुमा रही हो? कह दो साफ साफ जो कहना चाहती हो। अनु कहती है, मैं नहीं, तुम बताओ साफ साफ क्यों अवॉइड कर रही हो करण को, और प्लीज़ झूठ मत बोलना। युवान कहता है, ओके फाइन, अब तुमसे कभी कुछ छुपाया है मैंने? नहीं ना। तो सुनो, करण रेशमा को पसंद करता है। ये सुन शिविका और अनु दोनों ही चौंक जाते हैं और अनु पूछती है, वाट, तुम्हें किसने कहा? युवान कहता है, खुद करण ने। इनफैक्ट आज मैं उसे अवॉइड नहीं कर रहा था बल्कि उसे रेशमा से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरह वो रेशमा के आगे पीछे घूम रहा है मुझे डर है कि वो उसे कुछ कहना दे। करण ने मुझे कहा भी था कि वो रेशमा को कह देगा। अनु को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो परेशान होती है, फिर कहती है, ओह नो, मतलब अगर रेशमा को सच पता चला तो? और करण ऐसा क्यों कर रहा है? हमें उसे सच बताना होगा, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि करण ने अगर रेशमा से कुछ भी कहा तो करण को सिवाय दुख के कुछ ना मिले और शायद रेशमा भी खामखा दुखी होगी। युवान बोलता है, मैंने कोशिश करी थी पर वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। अब तुम ही बताओ, आज डैड आकाश और उसकी फैमिली को लाने वाले हैं और ऐसे में कोई गलत फहमी ना बन जाए। अनु कहते, तो इसलिए तुम शिविका से दूर रहना चाहते हो? युवान उदास होते हुए कहता है, हाँ, आखिर शिविका करण की बहन है। करण के साथ ऐसा होने पर मैं उसकी बहन के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम ही बताओ। रेशमा को मैंने अपनी बहन कहा ही नहीं, माना भी है। ऐसे में अगर मैं करण को रोकना चाहता हूँ तो मुझे भी तो करण की बहन से दूर करना ही होगा। अनु पूछती है, क्या तुम शिविका को चाहते हो? युवान कहता है, हाँ, पर मैंने कभी उसे नहीं कहा, क्योंकि
5 साल पहले जब रेशमा से मैं मिला तो उसका दुख मुझे बुरा लगने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं खुद को दूर रखूं, पर मेरी दोस्ती आकाश से भी थी। और देखो, आकाश और रेशमा दोनों को जानते हुए भी मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि खैर जब यहाँ सब ठीक किया, रेशमा ने मुंबई छोड़ा तो मुझे गोवा जाना पड़ा कंपनी के प्रोजेक्ट की वजह से। और मुंबई वापस आने का मौका ही नहीं मिला, या कभी आया तो सिर्फ ऑफिस ही आ पाया था। इन सब के बीच मैं इतना उलझ गया कि खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। और जब मैं रेशमा के साथ वापस यहाँ आया तो शिविका के बर्थडे पर हम मिले, मगर अगले ही दिन करण ने मुझे वो सब कहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। कहते कहते युवान काफ़ी उदास हो गया था और शिविका की आंखों में आंसू आ गए थे। ये आंसू खुशी और दुख दोनों के थे, मगर शिविका के अलावा वहाँ कोई और भी शख्स था जो छिप कर सब सुन भी रहा था और दुखी भी था। करण ने सब सुन लिया था और वो एक पिलर के पीछे था। वो वही पिलर के सहारे बैठ जाता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी अभी जो भी युवान ने कहा वो सब उसके दिमाग में घूम रहा था। शिविका सब सुनने के बाद युवान के पास आती है और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है। कुछ पल के लिए युवान और अनु दोनों ही हैरान हो जाते हैं। शिविका रोते रोते युवान के सीने पर हाथों से मारने लगती है और बोलती है, क्यों युवान, आखिर क्यों? युवान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने सीने से लगाता है। शिविका दूर होती है। शिविका युवान की आंखों में देखते हुए कहती, करण, रेशमा, आकाश, अनु, आसी, सबकी परवाह है ना तुम्हें? अगर तुम ऐसा सोच कर भी कुछ करोगे तो सब सही होगा ना? एक बार भी नहीं सोचा मेरा क्या, तुम्हारा खुद का क्या? बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा सब खुश हो जाएंगे तुम ऐसा कुछ करोगे? महान बनना चाहते हो, इंसान हो, इंसान ही रहो तो अच्छा है। अनु बोलती है, शिविका देखो तुम गलत समझ रहे हो, एक बार तुम युवान के नज़रिए से सोच कर भी तो देखो। युवान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। युवान कहता, मुझे माफ़ कर दो। शिविका कहती है, सी हिम, देखो इसे माफ़ी मांग रहा है, वो नहीं कह रहा जो मुझसे कहना चाहिए, तुमसे कह सकता है, मुझसे नहीं। युवान कहता, लेकिन शिविका, करण अपने आप को संभालने की कोशिश करता युवान के सामने आता है और कहता है, करण क्या? युवान, अनु और शिविका तीनों ही करण को अपने सामने देख चौंक जाते हैं। करण नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहता है, बोल युवान सिर्फ इतना ही कह पाता है, करण बोलता है, क्या? करण क्या? बहुत बड़ा हो गया है ना तू, कोई भी फैसला कर सकता है, किसी की भी ज़िंदगी का सबसे समझदार है ना तू, लेकिन मैं भी तेरा दोस्त हूँ। फिर रोते हुए गले लग कर कहता है, थोड़ा तो समझदार मैं भी हूँ। युवान उसे अपनी ओर कस लेता और कहता है, आई एम सॉरी करण, मुझे माफ़ कर दिया। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उधर कुणाल, सुनिधि और रेशमा आसी और मोक्ष के साथ हॉल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर के लॉन एरिया में आते हैं, जहाँ कृत्रिम झरने, स्विमिंग पूल, बैठने का स्थान था। पूल के चारों ओर लाइटिंग की व्यवस्था थी। रेशमा इसे देखकर कहते, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए। रेशमा कहती है, कुणाल जी, आप ऐसे पर्यटक स्थल क्यों नहीं बना देते? इस सुंदरता को आपने इस तरह छुपा के क्यों रखा है? कुणाल मुस्कुराकर कहता, रेशमा जी, हमारे दादाजी कहते हैं कि ये सुंदरता को संजो कर और सहजता से बरकरार रखा जा सकता है। ये जो आप खूबसूरती देख रही हैं, ये तब तक ही है जब तक ये कम लोगों की पहुंच में है। हजार हाथ से ये जगह जन्नत कहाँ रह पाएगी? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि इसे बनाने में करोड़ों की संपत्ति लगाई गई है, बल्कि ये हमारे दादाजी की दी हुई धरोहर है। इससे हम पैसा कमाने के लिए सोच भी नहीं सकते। रेशमा बोलती, हर चीज़ का एक अंत होता है कुणाल जी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका क्या अंत चाहते हैं। सुनिधि कहती है, बस रेशमा यार, तू फिर से शुरू हो गई। कुणाल जी, आप इसकी बात का बुरा मत मानना, इसकी आदत है हर चीज़ को समाज से जोड़ने की। प्लीज रेशमा मुस्कुरा देती तो कुणाल कहता, रेशमा जी, आपने जो समझा, जो महसूस किया वो कहा, और मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी और इस पर विचार अवश्य करूँगा। मैं आपका इशारा समझ गया हूँ। रेशमा मुस्कुराकर कहते, थैंक्स कुणाल जी। कुणाल का फ़ोन बजता है। कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद कुणाल कहता, सुनिधि, आई एम सॉरी बट अभी आधे घंटे में मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊँगा। सुनिधि बोलती है, पर इस वक्त? कुणाल कहता है, करण के लिए जो प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किया था उसी सिलसिले में मीटिंग है।
एक बार ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो करण का भी भविष्य संवर जाएगा। सुनिधि कहती ओके, ऑल द बेस्ट। रेशमा बोलती है बेस्ट ऑफ लक कुणाल जी। कुणाल थैंक्स बोलकर चला जाता है। सुनिधि रेशमा से कहती है आओ हम लोग उस तरफ चलते हैं। रेशमा कहते हैं एक बात कहूँ सुनिधि। सुनिधि रेशमा की तरफ देखती है। रेशमा कहती है यू आर लकी। कुणाल जी बहुत ही भले इंसान है। तुम्हारा कुणाल जी से शादी करने का फैसला एकदम सही था। सुनिधि बोलती है चल अब तुझे आगे ले चलती हूँ। बच्चों तुम्हें कुछ चाहिए? मोक्ष कहता है मम्मा मैं थक गया। आसी बोलती है मैं भी। सुनिधि और रेशमा कहते हैं ठीक है चलो आप लोगों को सुला देते हैं। और थोड़ी ही देर में थकान की वजह से दोनों बच्चों सो भी जाते हैं। कुछ पुरानी एल्बम रखी थी वहाँ साइड में जिसे सुनिधि और रेशमा देखने लगती हैं। उधर युवान सबको बताता है कि कैसे उसने और अनु ने आसी जब फ़ोन पर रीमा से बात कर रही थी तो सारी बात सुन ली थी। और अब अनु ही ने युवान से कहा कहीं ऐसा ना हो बात और बिगड़ जाए। अब आकाश जी को आना ही होगा रेशमा की ज़िंदगी में वापस। फ्लैशबैक। युवान सोचता है पर कैसे कैसे होगा ये मुमकिन। फिर वो अनु से कहता है डैड अब डैड ही कुछ कर सकते हैं। और तब उसने अधिराज जी को फ़ोन लगाया। अधिराज जी इतने दिनों के बाद युवान के खुद से फ़ोन करने पर बहुत खुश हुए। और तब युवान ने उन्हें कहा कि अब वो आकाश को कैसे भी करके मुंबई आने के लिए कहें। युवान के कहने पर ही अधिराज जी आकाश को फ़ोन कर उससे कहते हैं कि उसने आगे क्या सोच रखा है, जिस पर आकाश उन्हें बताता है कि वो रीमा को उसके माता पिता के बारे में बताने वाला है। उसके बाद ही वो कोई फैसला लेगा। आज युवान के पास अधिराज जी का फ़ोन आया था। वो उन्हें बताते कि वो इस वक्त आकाश के घर ही जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले आकाश के घर पर रीमा रोते रोते वहीं पर सो गई थी। शारदा जी थोड़ी देर में वहां पहुंचकर रीमा के सिर पर हाथ फेरती हैं तो रीमा की आंख खुल जाती, जिस पर शारदा जी उसे प्यार से समझाती हैं। शारदा जी कहते हैं बेटा दुख और क्रोध में अंतर होता है। तुम्हें दुख है कि तुम्हें आकाश ने ये सब क्यों नहीं बताया, पर बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो। और फिर आकाश ने ये कभी नहीं सोचा ही नहीं कि तुम उसकी बेटी नहीं हो, पर फिर भी एक बोझ उसके दिल में था जो उसने तुम्हें सच बताकर उतार दिया। अब इसमें तुम्हारे पापा का क्या दोष है? रीमा बड़े ही ध्यान से सब सुन रही थी। शारदा कहती तुम ही बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आकाश तुमसे प्यार नहीं करता? रीमा बोलती मुझे माफ़ कर दो दादी, मुझसे गलती होगी। सच में मेरे पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। आकाश कहता तो आपने वर्ल्ड के बेस्ट पापा के गले नहीं लगेंगी। रीमा उठकर दरवाजे तक आती है और आकाश के गले लगकर उनसे माफ़ी मांगती है। तब आकाश रीमा को गोद में उठा कर ले जाते हैं। वहाँ एक कमरे को बहुत खूबसूरती से सजा रखा था। गुब्बारे और स्टिकर लगा रखे थे चारों तरफ की दीवारों पर और रीमा की तस्वीरें भी एक दिल के आकार में लगा रखी थी, जहाँ पर और भी बच्चे थे। थोड़ी देर नाच गाने के बाद सब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तब तक अधिराज जी भी वहाँ आ जाते हैं और वो रीमा को बताते कि बेटा तुम्हें एक सच और जानना है। रीमा हैरानी से अधिराज और आकाश की तरफ देखती है। अधिराज कहते हैं तुम जानना नहीं चाहोगी कि वो कौन है जिसने तुम्हारे पापा जिनसे तुम्हारे पापा की शादी होने वाली थी? रीमा बोलती है कौन है वो? अधिराज कहते हैं तुम्हारी बहन जैसी दोस्त की माँ रेशमा। रीमा हैरानी से आकाश की तरफ देखती है। इस पर आकाश सहमति से सिर हिलाता है। रीमा बोलती यानी आसी मेरी सच्ची की बहन बन जाती अगर आपकी उसकी मम्मा से शादी हो जाती? आकाश बोलता है हाँ। रीमा कहते हैं तो आप अब कर लो शादी। अधिराज कहते हैं सच तुम खुश तो हो ना? रीमा बोलती हाँ, वो फिर हमेशा मेरे साथ रहेगी ना पापा। आकाश खुशी के आंसू लिए आंखों में सिर हिलाता है और कहता है हाँ, और रेशमा तुम्हारी माँ आज तुम्हारी बहन का जन्मदिन भी है, इसलिए हम सब वहाँ आज ही जाएंगे। रीमा खुशी से चिल्लाती है। अधिराज जी आकाश से कहते हैं दोनों बहनों के प्यार की है डोर है ये जो तुम्हारे मिलन की वजह है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि बिना कुछ जाने इन दोनों ने एक दूसरे को बहन स्वीकार कर लिया। शारदा जी कहती हैं हाँ, मैंने हमेशा समझा कि ये बच्चे इन दोनों के अलग होने की वजह है, पर आज इन दोनों का प्यार ही है ये जो तुम दोनों एक दूसरे के साथ होगे। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आकाश कहता है माँ, अब आपको आशीष से कोई शिकायत तो नहीं? शारदा कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब मेरी बहू और
पोती को लिवाने मैं खुद तेरे साथ चलूंगी और हाथ जोड़कर उसे मनाऊंगी। आकाश शारदा के गले लग जाता है। राज, अब हमें चलना चाहिए। शारदा आकाश से पूछती, बेटा रेशमा को बता दो दिया है ना? आकाश कहता, नहीं माँ, वो युवान और मैं रेशमा को सरप्राइज़ दे रहे हैं। कुछ समय के बाद वो लोग वहाँ पर बैठ जाते। रेशमा और सुनिधि भी जग जाते हैं और अनु, शिविका, रेशमा और सुनिधि कुछ पल साथ बिताते हैं। सुनिधि और रेशमा अपनी दोस्ती के पलों को उन्हें बताती हैं। शिविका और अनु भी अब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से अपने झगड़ों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। और उधर युवान अधराज जी से फ़ोन पर बात करके उनके आने के बारे में पूछता रहता है। कुणाल करण को आज की हुई मीटिंग के बारे में समझाता है, मगर करण के दिमाग में बार बार युवान के कहे शब्द घूमते रहते हैं, जिस पर कुणाल उसे डांटता भी है, पर उसे परेशान देख वजह पूछता है, जिस पर करण बात को टाल कर प्रोजेक्ट की बात ही करता है। थोड़ी ही देर में उस फार्म हाउस में दो गाड़ी प्रवेश करती। युवान और करण दोनों ही गेट तक पहुंचते हैं। एक गाड़ी से आकाश, अधिराज, शारदा और रीमा उतरते हैं। युवान दूसरी गाड़ी को देख हैरान होता है और करण युवान को देख मुस्कुराता है। दूसरी गाड़ी में अखिलेश और उर्मिला मुस्कुराते हुए उतरते हैं। युवान और करण दोनों सभी को अभिवादन करते हैं। सभी अंदर आते हैं। उधर अनु और शिविका रेशमा को एक कमरे में बंद करते हैं, जिस पर रेशमा कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाज़ा खोलो प्लीज़। सुनिधि जब रेशमा की आवाज़ सुनती है तो वो उस तरफ जाकर दरवाजे को खोलने वाली थी कि शिविका उसे मना करती है। सुनिधि बोलती, ये क्या है शिविका, तुम लोग रेशमा को बंद क्यों कर रहे हो? शिविका कहती है, अभी पता चल जाएगा। तब तक आकाश वहाँ आ जाता है। सुनिधि ने आकाश की फ़ोटो देखी थी रेशमा के पास। वो तो हैरान होती है। आकाश अनु को वहाँ देख आकाश हैरान होता है और कहता है, आप यहाँ? अनु कहती है, वो सब बातें बाद में, पहले आप रेशमा से मिल लीजिए, वरना वो खुद को परेशान करती रहेगी। ये सोच सोच कर कि हम क्या कर रहे हैं। आकाश मुस्कुरा कर आगे बढ़ता है। बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। अनु और शिविका ने गाने को बजा दिया था। तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए। आकाश जैसे दरवाज़ा खुलता है। रेशमा सोचती है कि दरवाजे पर अनु है। वो कहती है, ये क्या पागलपन है कि आकाश को वहाँ देख चुप हो जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आंखों में दोनों के ही आंसू होते हैं। गाना अब भी बज रहा था। तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए तेरे लिए। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब। आकाश और रेशमा साथ बिताए हर पलों को याद करते हैं। आकाश याद करता है जब उसने रेशमा को अपने ऑफिस में देखा था। रेशमा आकाश के गुस्से को याद करती है, फिर आकाश के साथ हुई फ़ोन पर बातचीत को दोनों याद करते हैं। गाना बंद हो जाता है। आकाश रेशमा को गले लगाता है। रेशमा जो अब तक एक मजबूत लड़की थी, उसकी बाहों में पिघल जाती है। रेशमा की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। फिर आकाश उसके आंसू को पोंछता और कहता है, बहुत इंतजार कर लिया तुमने, अब बस इन आंसुओं की अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। रेशमा बोलती है, कुछ मत कहो आकाश, मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो, मैं महसूस करना चाहती हूँ कि तुम मेरे पास हो। आकाश उसे और कस लेता है। आशी रीमा को वहाँ देख मुस्कुरा खुश हो जाती है। रीमा उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देती है। रीमा आशी को समझाती है कि वो अब हमेशा साथ रहेंगे। करण अनु को कहता है कि आज तुम्हारी वजह से 3 जिंदगी आज बच गए, थैंक्स तो तुम्हें भी बनता है। अनु कहते, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी रेशमा को आकाश को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ मैं। रेशमा और आकाश के संघर्ष को मैंने देखा, ये दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। करण कहता, शायद प्यार इसे ही कहते हैं, पर भगवान प्यार में किसी को भी ऐसी जुदाई ना दें, क्योंकि जो दर्द प्यार में होता है उससे कहीं ज़्यादा दर्द प्यार को खो देने में होता है। अनु धीमे से बोलती है, और इस दर्द को मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। अनु बहुत धीरे से बोलती है, पर फिर भी करण कुछ सुन लेता है। उसके बाद करण कहता है, फ्रेंड्स। अनु कहती है, क्या? करण बोलता, मैंने कहा मुझसे दोस्ती करोगी? अनु कहते, सोचूंगी, और दोनों हंस देते हैं। अखिलेश जी युवान से कहते हैं, सो युवान, अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी। युवान कहता है, हाँ अंकल, वो एक जिम्मेदारी पूरी हुई तो सोच रहा हूँ कि। अखिलेश जी बोलते हैं कि अधराज जी कहते हैं, बेटा अब तुम घर चलो, तुम्हारे पापा
तुम्हारे बिना बहुत अकेले हो गए हैं, अब तो माफ़ कर दो अपने पिता को। युवान कहता है पापा आई एम सॉरी। युवान और अधिराज एक दूसरे के गले लगते हैं। अखिलेश जी कहते हैं बेटा तुम जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। युवान कहता है हाँ अंकल, वो मैं सोच रहा था अखिलेश जी को करण से फ़ोन करके बुलाता था युवान और शिविका की शादी के लिए, इसलिए अखिलेश जी को समझ आ रहा था कि युवान क्या कहना चाहता है। युवान कहता है कि अब एक और जिम्मेदारी ले लूँ। अधिराज जी कहते हैं मतलब। अखिलेश जी अधिराज को फ़ोन पर बताया कि वो भी फार्म हाउस आ रहे हैं, पर युवान और शिविका के रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा था। युवान बोलता है पापा, वो मैं नर्वस होकर अपने सिर पर हाथ फेरता है, फिर कहता है पापा शिविका पापा मैं। अखिलेश हंसकर कहता है राज, उस दिन तू मेरे घर आया था ना, आज तेरा बेटा वही कहने की कोशिश कर रहा है, अब बनेगा तो मेरा रिश्तेदार। अधिराज को हैरानी होती है, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि युवान खुद से पहल करेगा। वो कहता है अरे अखिल मैं तो कब से तैयार हूँ, पर शिविका की इच्छा तो नहीं है, उसने मना कर दिया। शिविका जल्दी से बोल देती है मैं तो तैयार हूँ अंकल। अखिलेश और अधिराज दोनों ही जोर से हंस देते हैं। शिविका शर्मा जाती है और निर्मला के गले लगती है। उर्मिला बोलती है बेटियाँ कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे कल ही तो बात थी जब सब बच्चे मिलकर यहाँ खेलते थे। अधिराज जी कहते हैं सही कहा आपने भाभी, अब हमारा वक्त आ गया इन बच्चों का दौर शुरू। शारदा जी बोलती हैं अधिराज जी आपने बच्चों को हमेशा सही शिक्षा दी है, सच में युवान बहुत खुदकिस्मत है कि वो आपका बेटा है और शिविका बिटिया भाग्यशाली। अधिराज जी कहते हैं मेरे दोनों बच्चे मेरा गर्व है, मेरी बेटी रेशमा भी। हाँ शारदा जी, एक दिन रेशमा के सिर पर एक पिता की तरह हाथ रखा था, आज उसे विदा करने का वक्त आ गया। थोड़ी देर में आकाश और रेशमा आसी और रीमा के पास आ जाते हैं। आकाश रेशमा को रीमा से मिलाता है और रेशमा आसी से मिलवाती है। वो चारों एक फैमिली हक करते हैं। आकाश फॉर्मल तरीके से आसी से रेशमा का हाथ मांगता है, जिसे वो सहर्ष स्वीकार लेती है। रेशमा आसी के गले लगती है। लगभग 1 महीने बाद आज आकाश और रेशमा की शादी है। 5 साल पहले आज ही के दिन इनकी शादी होने वाली थी, जब उस हादसे में ये अलग हुए थे। इस वजह से रेशमा काफ़ी चिंतित थी, पर आकाश उसे समझाता है और अब सही होने की बात करता है। मगर रेशमा नहीं चाहती थी कि आकाश अलग रहे। आखिर में अखिलेश उन दोनों की शादी उसी फार्म हाउस में रखते हैं और शादी के सभी कार्यक्रम वहीं रखते हैं और तीनों परिवार वहीं रहते हैं। अधिराज जी, शिविका, युवान, सुनिधि, आसी और कुणाल रेशमा के साथ वधु पक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो वहीं शारदा, रीमा, करण, अखिलेश और उर्मिला वर पक्ष में होते हैं। अनु को आसी और रीमा दोनों ही अपने साथ रखना चाहते थे। इस बार आसी और रीमा दोनों ही अनु के साथ वधु पक्ष में हो जाते हैं। इन सभी तैयारी के बीच करण और अनु के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। तब मौका देखकर करण अनु से कहता है तुम्हारी कहानी क्या है। अनु हैरानी से देखती है। इस पर करण कहता है कि हर इंसान की एक कहानी होती है, तुम्हारी कहानी क्या है। अनु बोलती है मेरी कोई कहानी नहीं है। करण कहता है तुम्हारा परिवार इसी शहर में रहता है ना, तो तुम उनसे मिली क्यों नहीं। अनु कहती है वो मैं मिलूंगी ना, पर कल रेशमा की शादी और परसों मुझे ऑफिस जाना है, जब दोबारा छुट्टियाँ लूँगी तो आऊँगी उनसे मिलने। करण कहता है कौन सी नौकरी, कौन सा ऑफिस, जहाँ तुम करती थी वहाँ से तो रिजाइन कर चुकी हो। अनु हैरानी से देखते तो करण उसे एक कागज़ देता है जो उस दिन अनु के पर्स से गिरता है। ये रिलीविंग पत्र था जो रिजिग्रेशन की बात कंपनी की तरफ से दिया गया था। करण कहता है तो अब बताओगी कि सब क्या है, या मैं अब भी तुम्हारा दोस्त नहीं। अनु कहती बताऊंगी पर आज नहीं, पर जल्दी ही। युवान अनु को मुंबई वाली कंपनी में ही नौकरी दिलवा देता है। अखिलेश जी पंडित को बुलवाकर शिविका और युवान की शादी की तारीख निकलवाते हैं, जो कि 6 महीने बाद की निकलती है, जिस पर युवान मायूस होता है। पर शिविका खुश थी, क्योंकि वो युवान के साथ इन पलों को ऐसे जी कर ही खुश थी। अधिराज युवान की खुशी के लिए 1 हफ्ते बाद की सगाई की तारीख पक्की करवाते हैं। रेशमा और आकाश की शादी हो जाती है और 1 हफ्ते बाद युवान और शिविका की सगाई भी हो जाती है। युवान वापस लौट जाता है अधिराज के पास। रेशमा दोबारा नौकरी नहीं करना चाहती थी, वो आसी और रीमा को वक्त देना चाहती थी। आकाश मुंबई में ही नौकरी ज्वाइन करता है।
और फिर एक शाम को आकाश और रेशमा घर पर ही थे और आकाश घर से ही काम कर रहा था। रेशमा बोलती, मैनेजर साहब आज तो छुट्टी है आपकी, कभी तो इस काम से बाहर आया करो। आकाश कहता, रिशो बस आधा घंटा। और रेशमा कहती, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आकाश कहता है, मैं अब आ गया। तुम्हें पता है हमारी कंपनी के जिस प्रोजेक्ट को हासिल करने में हम इतने महीने से लगे थे वो हमें मिल गया। रेशमा कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैनेजर साहब। आकाश कहता है, पर मैं तो डायरेक्टर हूँ ना, तो तुम अब भी मुझे मैनेजर ही बुलाती हो। रेशमा उसके सीने से लगती हुई कहती, हाँ क्योंकि मुझे तुम्हें यही बुलाना पसंद है। आकाश उसे पकड़ लेता और कहता है, और मुझे यही सुनना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।